देखिए आज शुरू करेंगे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें कुछ चीजें हैं तो आपको हर एक्ट में याद रखनी होती है। पहला तो इसका अधिनियम क्रमांक याद रखना है कि 2000 का 21 जो है इसका अधिनियम क्रमांक है 21। ये आपको याद रखना है, इसका अधिनियम क्रमांक क्या है 21। और 9 जून 2000 को ये बन करके तैयार हुआ। तैयार कब हुआ? 9 जून 2000 को ये बन करके तैयार हुआ। इसके प्रवर्तन की तिथि है 17 अक्टूबर 2000, ये पूछी जाती है। इसके अलावा एक तिथि और है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक संबंधी आदर्श था। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मतलब ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स कहते हैं जिसे, ई कॉमर्स के बारे में कोई समझौता वगैरह हुआ था तो उस पे भारत ने उसका क्या दिया था, उसको लागू कराने के लिए उसका जो समझौते हुआ था वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1997। इसका इस पे भारत ने क्या किए थे? हस्ताक्षर वगैरह किए थे। तो उसके अनुसार इस अधिनियम को लागू कराने के उद्देश्य से आईटी से संबंधित जो अधिनियम है, ई कॉमर्स से संबंधित जो चीजें होती है जो अपन खरीदते रहते हैं ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पर अपन चीजें खरीदते हैं, उसमें पारदर्शिता वगैरह लाने के लिए, है ना, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह ना हो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक समझौता हुआ था। वो यह समझौते की तारीख याद रखना है 30 जनवरी 1997। तो उसमें भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ये आप जानते हैं कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में बना है? ये भारत गणराज्य के 51वें वर्ष में बन करके तैयार हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें अध्याय 1 है पहला। आज अपन कोशिश करेंगे कि इसकी परिभाषाएं खत्म करें। अध्याय 1 देखिए, अध्याय 1 जो प्रारंभिक है, सबसे पहले देखिए इसका सेक्शन जो 1 है वो क्या कहता है। सेक्शन 1 तो आप जानते ही हैं, संक्षिप्त नाम और विस्तार। ठीक है, तो संक्षिप्त नाम अकेला लिख दे क्योंकि सब में एक ही होता है। अब देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज तो नाम के बारे में कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। तो इसका नाम जो ऊपर लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसका क्या है? नाम है। दूसरा कहता है कि भाई लागू कहाँ होगा, ये कहाँ लागू होगा। तो ये तो आप जानते हैं कहाँ लागू होगा, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पे लागू होता है। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या कहता है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या उसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है। ये कहता है संपूर्ण भारत में तो लागू होता ही है, इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा, ये भी याद रखना है, किसी व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है। भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है। ऐसा इसलिए किया गया है चूंकि आईटी की बात है, सूचना प्रौद्योगिकी की बात है, कोई व्यक्ति आपके देश में ना आकर के आपके पूरे सिस्टमों को भी हैक कर सकता है, अपराध कर सकता है ना। तो उसको फिर कैसे दोषी, अगर भारत के अलावा बात नहीं करते तो फिर कैसे दोषी उसको देंगे, दोषी करार देंगे। इसीलिए तो कोई व्यक्ति भारत में आए बिना भारत के सिस्टमों को हैक कर सकता है। तो इस तरीके के अपराध होते रहते हैं। तो इसमें इसीलिए लिखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है, भले ही वो किसी दूसरे देश से बैठकर अगर भारत में कोई अपराध करता है इंटरनेट के माध्यम से या नेट के माध्यम से, तो इस धारा के अधीन क्या होता है? दोषी होता है। इस अधिनियम के तहत क्या होता है? ऐसा व्यक्ति दोषी होता है। तीसरा कहता है कि भाई इसके प्रवर्तन की तिथि क्या होगी। जो तो आप जानती, जैसा केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे उस तारीख को ये प्रवर्त होगा। तो वो तारीख तो ऊपर लिखी दी थी अपन ने, कब प्रवर्त हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को ये अधिनियम क्या हुआ? प्रवर्त हुआ। तो इसके पहला जो है सेक्शन है उसमें केवल इतना है। इसके बाद देखिए इसका चौथा क्लॉज क्या कहता है, ये थोड़ा ध्यान से रखिए, इसको ध्यान रखना है। ये कहता है कि इस अधिनियम की कोई बात पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संविधानों को लागू नहीं होगी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये कह रहा है कि पहली अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों और जो भी संविधान होते हैं उन पर ये लागू नहीं होती। कौन सी अनुसूची? दिल दीजिए, फर्स्ट पहली अनुसूची। किस पर लागू नहीं होती? जो पाती है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी है देखिए, आप पहली अनुसूची में आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से। ये कहता है पराक्रम लिखित, पराक नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी बात कह रहा है। तो पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 में यथा परिभाषित पराक्रम में लिखित,
पराक्रम लिखितों पर ये लागू नहीं होता, याद रखना है आपको। काय पे लागू नहीं होता? पराक्रम लिखित जो है उस पर लागू नहीं होता। और कौन सी धारा 13 है इसकी, इस एक्ट की थी ना, तो वो भाग लिख ली। तो आप तो केवल इतना याद रखें, पराक्रम लिखित पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। उसके अलावा मुख्तार नामों पे लागू नहीं। मुख्तारनामा, तो ये मुख्तारनामों पे भी लागू नहीं होता। मुख्तारनामा जो अधिनियम है उसकी धारा 1A है, ठीक है ना। तो उसकी धारा 1A, तो मुख्तार 1A याद रखने के लिए आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि पराक्रम लिखितों पर लागू नहीं होता, मुख्तारनामों पे लागू नहीं होता। इसके अलावा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित न्यास, तो ये न्यास पे भी लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता? न्यास, न्यास अधिनियम है उसकी भी धारा 3 की बात कह रहा है, तो उस पर भी ये लागू नहीं होता। चौथा किस पे लागू नहीं होता ये अधिनियम? ये स्थावर संपत्तियों के संबंधित, स्थावर संपत्ति या ऐसी संपत्ति में किसी हित के विक्रय या हस्तांतरण के लिए कोई संविदा। तो स्थावर संपत्ति का विक्रय वगैरह जो किया जाता है, स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति में जो हित का विक्रय या हस्तांतरण किया जाता है, तो इतना याद रखिए, विक्रय और कोई भी हस्तांतरण वगैरह होता है उसमें लागू नहीं होता। तो ये अधिनियम इन चीजों पे लागू नहीं होता, ये याद रखना है। पराक्रम लिखितों पे लागू नहीं होता, मुख्तारनामे पे लागू नहीं होता, न्यास पर लागू नहीं होता, और स्थावर संपत्ति या के जो विक्रय वगैरह और हस्तांतरण वगैरह किए जाते हैं उस पर लागू नहीं होता। हालांकि केंद्र सरकार चाहे तो इन विषयों पर वो उसको लागू करा सकती है या इनमें कोई विषय जोड़ या घटा सकती है, ये तो आप जानते हैं। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन विषयों पर लागू भी करा सकती है, कराना चाहे तो, और अगर किसी विषय को जोड़ना या घटाना चाहे तो उसमें जोड़ या घटा सकती है। तो ये तो आप जानते हैं मोटे मोटे रूप में। ये 5वां क्लॉज इसका यही कहता है कि उपधारा 4 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। इसमें परंतु लिखा है पहले, चौथे का परंतु जो मैंने अभी बताया वही कह रहा है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधित कर सकती है। तो ये तो केंद्र सरकार चाहे तो जब भी जोड़ सकती है, उसमें घटा सकती, परिवर्तन कर सकती है, ये तो कॉमन बात है। 5वां इसका क्लॉज कहता है कि इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जो है कैसे रखी जाएगी? संसद के समक्ष रखी जाएगी, ये तो आप जानते हैं। तो ये भी कोई खास नहीं है, केवल ये चीजें आपको याद रखना है। लोग बाग ये पढ़ते नहीं, ये चीजें छोड़ देते हैं और इसी पे अगर क्वेश्चन बना लिए तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए याद रखना, मोटा मोटा याद रखना, ऐसा नहीं कि उसकी धाराएं याद रखना। पराक्रम लिखितों पे लागू नहीं होता, मुख्तार नामों पे लागू नहीं होता, न्यास पर लागू नहीं होता, और स्थान पर जो संपत्ति होता है उसका विक्रय और हस्तांतरण वगैरह जो किए जाते हैं उन पर ये लागू नहीं होता। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि भाई आईटी एक्ट से कहाँ से पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे दो परिभाषाएं। देखिए सेक्शन 2 जो है परिभाषाओं से संबंधित, ठीक है, परिभाषा है, इसमें काफी परिभाषाएं हैं। तो पहला देख कहता है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, पहला कहता है इसका, तब तक ये अर्थ लगाए जाएंगे जो नीचे दिए गए हैं। पहला देखिए, पहले काय की परिभाषा है ए 21A। तो इसमें काय की अभिगमन या एक्सेस कहते हैं, जिसको एक्सेस सही है इंग्लिश में, अभिगमन थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, अभिगमन, या इसको आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, C। तो एक्सेस याद रखें, शब्द ज्यादा सही है तुम, ठीक है। एक्सेस डबल एस है, ACCE डबल एस, एक्सेस, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है अभिगमन से
इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित अभिप्रेत है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना। तो ये कह रहा है व्याकरण रूप भेदों मतलब कई जो भी रूप भेद हैं उनके जो भी शब्द हैं इस्तेमाल होते हैं उन इसमें कोई ध्यान नहीं देना है आपको। व्याकरण रूप भेदों और सजातीय पदों मतलब जो भी इस तरीके के नाम वगैरह आते हैं वो हिंदी की बात कर रहा है, वो कोई मतलब नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें आते हैं कंप्यूटर, कौन कौन सी चीजें आती हैं, कंप्यूटर, ये कह रहा है इसमें कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर प्रणाली आती है। अब प्रणाली क्या होती है, कंप्यूटर तो आप जानते हैं, प्रणाली क्या होती है, कंप्यूटर प्रणाली पहले लिख लेते हैं इनको, कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क क्या क्या आता है, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना, उसमें तर्कसंगत। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर तो आप जानते हैं क्या होता है ना। कंप्यूटर प्रणाली क्या होती है और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर प्रणाली, ये कंप्यूटर तो ये समझ लीजिए आपका जो पर्सनल जो यूज करते हैं आप, एक सिंगल यूनिट हो सकता है ना। कंप्यूटर प्रणाली क्या होता है, जब आप 2 या 3 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ करके क्या करते हैं, इस जैसे कि ऑफिस वगैरह में, बैंक वगैरह में जो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कंप्यूटर, ये तो आप जानते ही हैं। तो जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस तरीके से इंटरकनेक्ट होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कंप्यूटर प्रणाली कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क ये इसी का एक विस्तृत रूप है, जैसे अपन और आप जुड़े हुए हैं, ये क्या है, नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये नेटवर्क कहलाता है ना। जब बड़े पैमाने पर ये चीजें होती हैं तो ये नेटवर्क कहलाता है, इसमें हजारों लाखों लोग जुड़ सकते हैं एक ही, तो ये क्या हो जाता है, ये नेटवर्क बन जाता है। प्रणाली क्या होती है, एक छोटे दायरे में, कि ऑफिस में, घर में आपके 4 कंप्यूटर हैं, आपने आपस में लिंक कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं, यहाँ सूचना डालेंगे यहाँ सब जगह आ सकती है, यहाँ से यहाँ भेज दो, यहाँ से यहाँ, मतलब 1-2 कंप्यूटर, एक लिमिट, एक नियंत्रित दायरा होता है। तो कंप्यूटर प्रणाली क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा बड़ा एरिया हो जाता है, जो नेटवर्क अपन लोग जैसे जुड़े हैं उस तरीके से किसी भी देश में कहीं पे भी अपन एक्सेस कर सकते हैं चीजें, तो वो कंप्यूटर क्या हो जाता है, नेटवर्क कहलाता है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि भाई इसमें प्रवेश करना, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कहलाता है, अभिगमन का अर्थ है इन चीजों में क्या करना, प्रवेश करना, प्रवेश करना। आगे लिखा है, कहा गया, प्रवेश प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना। अनुदेश देना, देना, और क्या कह रहा है, संसूचना देना या संसूचना, या संसूचना देना। संसूचना देना। तो अभिगमन में क्या क्या आता है, अभिगमन में कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली और कंप्यूटर नेटवर्क में आप उसके किसी भी तरीके से, इसमें लिखा तर्कसंगत, नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करके उसके तर्कसंगत अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों द्वारा, ये तरीके बताएं किन किन तरीकों से आप दे सकते हैं। चाहे आप किसी भी तर्कसंगत लिखा है, नेटवर्क में प्रवेश करता है उसके तर्कसंगत अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन, किन तरीकों से दे सकते हैं, ये भी यहाँ लिख लीजिए, तर्कसंगत। आगे लिखा है अंकगणितीय, एक मिनट, अंकगणितीय। तीसरा लिखा है आपका स्मृति फलन, ठीक है, फलन। अब ये क्या होता है, तर्क संगत गणित, अंक गणितीय, ये तो आप जानते हैं, कोई भी कंप्यूटर जो आप इतना, ये अंक गणितीय शब्द हमेशा आएगा। आप ये जान के रखिए कि कंप्यूटर जो होता है काम करता है 0 से 9 डिजिट में काम करता है, यानी सारी की सारी चीजें कोडिंग से चलती हैं इस कंप्यूटर में। जो अपने आज हमारे और आपके बीच में जो बात हो रही है, जो वीडियो चल रहा है, ये सब कोडिंग से चलता है। तो उसी के लिए बात कह रहा है कि ये सारी संख्या, सारी कोडिंग इसी से तैयार होती है, 0 से 9 तक के जो अक्षर होते हैं उसी से कंप्यूटर की पूरी क्या करता है, अपनी कोडिंग वगैरह बनाता है, उसी से सूचनाओं वगैरह का क्या होता है, संचार होता है एक जगह से
दूसरी जगह। तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि किसी भी तर्क संगत आधार पर या अंक गणितीय आधार पर या स्मृति फलन के आधार पर, मेमोरी के आधार पर आप किसी भी कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, उसको अनुदेश देते हैं या कोई संसूचना देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सेस कहते हैं, अभिगमन कहते हैं। कंप्यूटर में मतलब आप पहुंच गए, उसके अंदर जो अपन काम करते हैं, उसमें जो सूचनाएं डालते हैं कंप्यूटर में, या कोई सूचना उससे प्राप्त करते हैं, दोनों चीजें हैं। या तो आप उसमें सूचना डालोगे या उससे कोई सूचना प्राप्त करोगे या फिर उससे किसी को सूचना भेजोगे। इस तरीके से समझ लीजिए। या तो आप कंप्यूटर में क्या करोगे, कोई सूचना प्राप्त करते हो आप, है ना, प्राप्त करते हो, या क्या करते हो, किसी को भेजते हो, है ना। कंप्यूटर से या तो प्राप्त करोगे या भेजते हो, या क्या करोगे आप, जो सूचना उसमें उपलब्ध है उसको निकालते हो बाहर। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये सारी चीजें अभिगमन कहलाती है। कंप्यूटर में किसी भी तरीके से आप उसकी सूचना को डालना, निकालना, है ना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये एक्सेस कहलाती है कंप्यूटर को, या अभिगमन कहलाती हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए बी बी कहता है प्रेषिती, या मैं इसमें लिखा है एड्रेसी। प्रेषिती का अर्थ लिखा है एड्रेसी। तो प्रेषिती होता कौन है, पहले तो ये समझ लीजिए, इसको पढ़ रहे हैं पहले। इसमें लिखा प्रेषिती से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित है, किंतु इसके अंतर्गत कोई मध्यवर्ती नहीं आता। तो प्रेषिती कौन होता है, आप जब लेटर लिखते हो तो दो शब्द लिखते हो, आप लिखते हो एक प्रेषक और एक प्रेषिती, लिखते हो ना। एक प्रेषक शब्द आता है, आप लिखते हो कभी प्रेषक, और एक प्रेषिती। तो प्रेषक तो कौन होता है, जो भेजता है। जैसे आप अगर लेटर भेज रहे हैं तो आप कौन हो गए, प्रेषक हो गए, और जिसको मिलता है वो कौन कहलाता है, प्रेषिती। तो यहाँ भी वही अर्थ है। प्रेषिती कौन है, जिसको सूचना मिलती है। कौन सी सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना, जो आप कंप्यूटर के माध्यम से भेज रहे हो वो सूचना। तो प्रेषिती कौन सा व्यक्ति है, जिसको आप सूचना भेज रहे हो। आपका आशय है कि ये सूचना हम फलाने व्यक्ति को भेज रहे हैं। जैसे मैं मेल कर रहा हूँ आपको, मान लो मैं ए को मेल करता हूं, तो मेरा आशय क्या है कि भाई मैं ए व्यक्ति को क्या कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ। यानी सूचना इलेक्ट्रॉनिक ही माध्यम है ना, सूचना चिट्ठी है। जैसे अब पहले अपन हाथों से लिखते थे, अब एक तरीके से मेल भी क्या है, चिट्ठी है। तो उस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। ए को अगर मेल कर रहे हैं एक तरीके से, तो ए कौन हो गया, ए हो गया प्रेषिती, है ना। और इसमें लिखा है प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन है, भेजने वाला। प्रवर्तक, प्रवर्तक मतलब जो सूचना बनाता है, जो भेजता है ना, दोनों, बनाने वाला, हमने उसको टाइप किया और उसको भेज रहे हैं, तो हम कौन हो गए, हम प्रवर्तक हो गए। हम ये आशा कर रहे हैं कि जो सूचना या जो मेल हमने इनको भेजा है वो इनको प्राप्त होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेषिती बोलते हैं। इसमें लिखा है प्रेषिती से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आश्रित है, किंतु इसके अंतर्गत मध्यवर्ती नहीं आता। ये कह रहा है कि लेकिन इसमें मध्यवर्ती नहीं आता। अब आप कहोगे ये मध्यवर्ती कौन है, मध्यवर्ती कंपनी हो गई। मान लीजिए हम एयरटेल की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एयरटेल का न्यू नेट यूज कर रहे हैं, तो एयरटेल क्या हो गया, बिचौलिया हो गया ना, हमसे सूचना ले रहा है और इन तक पहुंचा रहा है अपने नेट के माध्यम से, अपने इंटरनेट के माध्यम से। तो वो क्या हो गया, वो मध्यवर्ती हो गया। तो ये कह रहा है कि जो इसमें मध्यवर्ती शामिल नहीं होता, जो कंपनी है जो अपन को प्रोवाइड करा रही है नेटवर्क, वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें प्रवर्तक में दो ही व्यक्ति शामिल है, एक भेजने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला। तो रिसीव करने वाला क्या कहलाता है, रिसीव करने वाला प्रेषिती कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद सी देखिए, सी सिंपल है। देखिए सी कहता है न्याय निर्णयक अधिकारी। सी में क्या है, न्याय निर्णायक अधिकारी, याद रखेंगे इसको। न्याय निर्णयक अधिकारी, सी में कौन आ रहा है, न्याय निर्णयक अधिकारी आता है। एक मिनट जरा, चलिए। सी में क्या है, न्याय निर्णायक अधिकारी आता है। तो ये कहता है न्याय निर्णायक अधिकारी से क्या अभिप्रेत है, इसमें लिखा है न्याय निर्णायक अधिकारी से धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है। तो ये कुछ याद नहीं करना, बस इसमें इतना याद, एक मिनट गड़बड़ हो गया। तो न्याय निर्णायक अधिकारी में कौन आता है, ये देखिए ये क्या कह रहा है, न्याय निर्णयक अधिकारी। तो न्याय निर्णयक अधिकारी में कौन आता है, धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी, बस इतना याद रखना है। धारा 46 की उपधारा 1 सेक्शन, तो धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी, है ना। कौन सा अधिकारी, ऊपर लिखा है न्याय निर्णयक अधिकारी। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है वैसे कि न्याय निर्णयक अधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है, धारा 46(1) के अधीन।
ऐसा अधिकारी जो धारा 46(1) के अधीन नियुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? न्याय निर्णयक अधिकारी कहलाता है। जो बाद में पढ़ेंगे फिर। डी देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। डी में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाने से इसके व्याकरणिक रूप वेदों सजाती पदों सहित अभिप्रेत है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह द्वारा अधिप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति प्रक्रिया अंगीकार करना। कोई कार्य पद्धति और प्रक्रिया, कौन से चिन्हों को? कौन से दस्तावेजों को? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कैसे अभिलेख? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने के, जो प्रमाणित करते हैं जैसे अपन नॉर्मली कागजों को सील सिक्के लगा के प्रमाणित करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया होती है या जो तरीके होते हैं उसमें, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह। इलेक्ट्रॉनिक कार्य जो पद्धति है जिसमें लिखा है प्रमाणित करने के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य पद्धति या प्रक्रिया, कोई भी कार्य पद्धति नहीं, ये जरूरत नहीं लिखने की। तो कोई भी कार्य पद्धति या प्रक्रिया किसको प्रमाणित करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रमाणित करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रमाणित करने के लिए किसी भी कार्य प्रणाली, जो भी कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता हो या जो भी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता हो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रमाणित करने के लिए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना। जिस तरीके से अपन नॉर्मल कागज पे जब प्रमाणित करते हैं तो सील लगाते हैं, ऐसे ही आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो भी दस्तावेज आते हैं उन पे भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखे रहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी उस पर रहते हैं। तो उसी को कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक उनकी सील वगैरह उस तरीके की रहती। तो उसको लगाने का जो भी माध्यम हो, जो भी तरीका हो, जो भी प्रक्रिया हो, उसको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए डी के बाद फिर डी ए और जोड़ा है इन्होंने। डी ए, डी ए देखिए क्या कहता है। डी ए दे कह रहा है अपील अधिकरण। तो इसमें कह रहा है अपील अधिकरण का क्या अर्थ है? अपील अधिकरण। तो इसमें भी आपको सेक्शन याद रखना है कि अपील अधिकरण कौन है? धारा 48 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपील अधिकरण। ये भी याद रखना है, धारा 48 की उपधारा 1, बस इतना याद रखना है। यहाँ न्याय निर्णय का अधिकारी का क्या अर्थ था? धारा 46 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी। और अपील अधिकरण का क्या अर्थ है? धारा 48 की उपधारा 1 के अधीन अपील अधिकरण। इसके बाद समुचित, ये भी देख लीजिए। समुचित कोई खास नहीं है, समुचित तो आप जानते ही हैं, ई है। ई क्या कहता है? समुचित सरकार का क्या अर्थ है? समुचित, ये आप जानते ही वैसे। समुचित सरकार, बस इतना याद रखिए, केंद्र सरकार के मामले में केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार होती। इसमें थोड़े अलग तरीके से लिखा है। इसमें लिखा है संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित, सूची 2 की बात कह रहा है, सूची 3 की बात कह रहा है, दोनों की बातें कह रहा है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रगणित, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दशा में केंद्र सरकार भी पीड़ित है। तो आप तो जानते ही 7वीं अनुसूची जो होती है संविधान की, उसमें नियम बनाने की शक्ति किसको है? दोनों को होती है, केंद्र सरकार को भी होती है, राज्य सरकार को भी होती है। तो जिन विषयों में केंद्र सरकार नियम बना सकती है उन मामलों में केंद्र सरकार अर्थ लगा लिया जाएगा, और जिन मामलों में राज्य सरकार को शक्ति है नियम बनाने की उन मामलों में उसका अर्थ क्या लगा लिया जाएगा? उन मामलों में उसका अर्थ राज्य सरकार लगाया जाएगा, है ना। तो जी इसीलिए तो समुचित सरकार तो सब में लगभग एक ही सी होती है परिभाषा, तो ये याद रखना आप। देखिए इसके बाद देखिए असीमित गुण प्रणाली। कौन सा है ये? एफ। ये क्या कह रहा है? असीमित। असममित। देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कहा गया,
एफ, हाँ, ये कहता है असीमित गुण प्रणाली से सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए एक लोक कुंजी है। ये कह रहा है भाई असीमित गुण प्रणाली में क्या है, सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली अभिप्रेत है। पहले तो याद रखना है कौन सी कुंजी, सुरक्षित। सुरक्षित कुंजी मतलब की, अब कुंजी मतलब कि ताले वाली चाबी वगैरह नहीं होता है कि इसमें कोई ताले नहीं लगते, अपन कंप्यूटर में जो ताले लगाते हैं ताले नहीं लगते, इसमें पासवर्ड होते हैं, तो उन्हीं को कुंजियां कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। आप याद रखें कि जो पासवर्ड वगैरह डाले जाते हैं वही उन्हीं की बात हो रही है, कुंजी पासवर्ड उसी की बात हो रही है। यहाँ कोई लॉक वाली चाबी नहीं होती कि कोई तो यहाँ पासवर्ड होते हैं ना, उसी को कुंजी कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो सुरक्षित कुंजी, पहले तो क्या कह रहा है, असीमित गुण, कहाँ क्या, असीमित गुण प्रणाली से सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली। तो कौन कैसी प्रणाली, सुरक्षित कुंजी युग्म की प्रणाली। पहले तो याद रखना है कि असीमित गुण प्रणाली में क्या आता है, जो सुरक्षित मतलब जो आप पासवर्ड बनाते हैं जो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, है ना, वो आते हैं। असीमित गुण प्रणाली का पहला तो ये अर्थ है कि सुरक्षित कुंजी प्रणाली, या कह लीजिए पासवर्ड, इसको पासवर्ड नहीं कह रहे लेकिन कुंजी कह रहे हैं, तो कुंजी प्रणाली जो बनाई जाती है, जो सिस्टम में आप डालते हैं तभी कोई सिस्टम एक्सेस हो सकता है, वो प्रणाली है ना। किसी में आपने जो की डाली, की का मतलब यहाँ पासवर्ड ही होता है, जो की आप डालते हैं वो कई तरीके की हो सकता है, जरूरी नहीं कि डिजिटल में केवल अंकों के द्वारा हो, आजकल फिंगरप्रिंट वाले भी चल जाते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए बैंकों में जो हो गया है, बैंकों में क्या करती है सिस्टम, बैंकों में पहले, अब बैंकों में जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी आता है जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, तो उसको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है अपना, तब जाके उसका सिस्टम खुलता है ना। तो इससे एक तरीके से वो सुरक्षित कुंजी, वही उसी तरीके की प्रणाली के बारे में ये बात कर रहा है कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता, आप पासवर्ड बताने से मतलब नहीं, यहाँ केवल आपका चलेगा, तो ऐसी कोई प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। अब इसमें आगे लिखा है जिसमें प्रणाली अभिप्रेत है जिससे अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए लोक कुंजी है। तो इसमें लिखा अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी, अभी क्या करा, इसी से क्या करना, अंकीय चिन्ह, अंकीय चिन्ह सृजित करना यानी बनाना, अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए, कहा गया, सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी, कैसी कुंजी, प्राइवेट वेट कुंजी, और दूसरा क्या कह रहा है, और अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए लोक कुंजी, और सत्यापन के लिए कौन को, अंकीय को सत्यापन करने के लिए लोक कुंजी। अब देखिए आप जानते हैं कंप्यूटर कई तरीके से काम करता है, एक तो इन्होंने सुरक्षित प्रणाली बना दी जो ऊपर से ही एक्सेस होती है, अगर कोई गड़बड़ है तो ऊपर से सिस्टम से होती है। अब क्या कह रहा है, उसी के माध्यम से अंकीय चिन्ह या प्राइवेट कुंजी, मतलब इसी के माध्यम से जब जो छूट देते हैं यहाँ से, जिनके अंदर में होता है कि कितना देना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें से एक्सेस कर सकते हैं आप, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट कुंजी। जो एक सिस्टम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मुख्य सिस्टम है, मुख्य सर्वर होता है, जैसे उदाहरण के लिए अपने इसमें चलने लगा है कलेक्टेडो वगैरह में भी ये सारी चीजें चलने लगी हैं, तो एक मुख्य एक सुरक्षित कुंजी होती है, कौन सी होती है, जैसे कि आजकल जो अपने क्या कहते हैं, जो फाइल वगैरह होती है जिन कार्यालय में जो चलती है, जो नामांतरण वगैरह ये सब इनकी साइड बन गई, तो इसमें जो कुंजी होती है सुरक्षित कुंजी हेड, वो एसडीएम के पास रहती है, उसमें कोई नहीं कर सकता हेर फेर, अगर कोई चीज डालना है घटाना है वगैरह तो वो कौन करता है, वो एसडीएम करता है। जब वो उसमें से पासवर्ड जो कुंजी है उसमें डालता है तभी उसमें से आप जोड़ घटा सकते हैं, उसके नीचे जितने कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते रहते हैं जब तक उसकी अनुमति नहीं होती वो नहीं कर सकते। हाँ, इसमें से अगर वो छूट देता है कि साहब ये वाली चीज है, इसके लिए प्राइवेट कुंजी बना दी है कि इन इन चीजों में आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो ये उसी की बात कह रहा है कि जितनी छूट दे दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, अंकीय चिन्ह की प्राइवेट कुंजी। मतलब जितना आपने, मान लो एक आपने कोई सिस्टम बनाया उसमें पूरी परमिशन है आपके पास है, या मान लो मैं चलाता हूँ मेरे के पास पूरी परमिशन, मैंने आपको कुछ परमिशन दे दी किसी अन्य को, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्राइवेट कुंजी हो गई कि उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, मैन तो ये हो गया, आपको दे दी तो वो क्या हो गया, वो प्राइवेट कुंजी हो गई। और उसी को ये कह रहा है कि सत्यापित करने के लिए, उसके सत्यापन के लिए, जो लोक कुंजी प्राइवेट कुंजी होती है उसको सत्यापन की चिन्ह को सत्यापन करने के लिए कोई लोक कुंजी, या फिर उसके सत्यापन के लिए
सत्यापन मतलब उसको वेरीफाई करने के लिए आपने डाला, फिर उसको सत्यापन किया, तो ऐसी क्या होती है, ऐसी जो प्रणाली आती है वो असीमित गुण प्रणाली कहलाती है। तो इसमें कुल मिलाकर सुरक्षित कुंजी आती है, अंकीय चिन्ह के प्राइवेट कुंजी आती है, और अंकित चिन्ह को सत्यापन करने के लिए कोई लोक कुंजी आती है। तो तीनों चीजें आती हैं इसमें। सुरक्षित प्रणाली भी आती है, मतलब ये पूरा सिस्टम एक सिस्टम के तरीके से काम करता है। सुरक्षित प्रणाली आती है, इसमें अंकित चिन्ह प्राइवेट कुंजी आती है, और अंकित चिन्ह के सत्यापन के लिए कोई लोक कुंजी भी इसके अंतर्गत आती है। तो तीनों चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। अब इसके बाद देखिए जी, जी क्या कहता है, जी कहता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। जी में क्या है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। जी में कह रहा है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का क्या अर्थ है, तो इसमें भी कोई खास नहीं है। इसमें लिखा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 24 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है। तो ये कह रहा है धारा 24 के अधीन, किसके अधीन, ये याद रखना है, धारा 24 के अधीन कैसा व्यक्ति है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, कौन सा चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई। तो ऐसा व्यक्ति है जो धारा 24 के अधीन क्या जारी कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कहते हैं। ये भी याद रखना है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कौन है, तो धारा 24 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है, ऐसा व्यक्ति प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कहलाता है। इसके आगे देखिए एच, थोड़ी भाषा जटिल है क्योंकि वो सिस्टम वाले थोड़ा टेक्निकल शब्द है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एच, एच क्या कहता है, एच कहता है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण। इसमें क्या है, प्रमाणीकरण पद्धति है, ये पद्धति और विवरण, इधर ही ये क्या होता है, ये लिखा है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जारी किया गया विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयोग करता है। तो ये कह रहा है विवरण कह रहा है, इसमें जो ऊपर अपन ने पढ़ा इसी के बारे में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जारी किया गया विवरण, कौन सी पद्धति, जिसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को प्रमाण पत्र करता है उसकी प्रणाली है, उसकी प्रक्रिया है। तो ये कह रहा है निर्दिष्ट करने के लिए विवरण अभिप्रेत है जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयोग करता है। तो काय का विवरण है जी, प्रमाण पत्र जारी करने का विवरण। तो विवरण है ये, मतलब जो भी तरीका होता होगा इनका, जो भी तरीका है तो होता है, उसका कोई विवरण होता है, किस तरीके से इसने जारी किया, जो सारा विवरण देता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जो जारी करता है उसका जो विवरण है उसका अर्थ है प्रमाणीकरण पद्धति विवरण। ठीक है, तो बस इसमें भी कोई खास नहीं है। जो तरीका है जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र आदि वगैरह जारी करता है उसका जो विवरण होता है वो प्रमाणीकरण पद्धति विवरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब एच ए और आ गया इसमें। एच ए क्या कहता है, ये कहता है संचार युक्ति। ये तो आप जानते ही हैं संचार युक्ति क्या होती है। संचार युक्ति जिसके माध्यम से भी अपन सब लोग जुड़े रहते हैं वो संचार युक्तियों में आती है। जैसे अपन टेलीफोन हो गया, आपके इसमें लिखा भी है टेलीफोन व्यक्तिगत अंकीय सहायता या दोनों का संयोजन या कोई अन्य युक्ति अभिप्रेत है जिसका कोई पाठ वीडियो ऑडियो या आकृति संसूचित करने भेजने या पारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो संचार युक्ति में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जानते हैं। संचार युक्ति का क्या अर्थ है, कोई भी माध्यम जिसके माध्यम से अपन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, कोई ऑडियो कोई वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो पीडीएफ वगैरह जो भेजते रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें काय में आती हैं, संचार युक्ति में आती हैं। जैसे कंप्यूटर, जैसे मोबाइल पर अपन बात करें वो भी संचार युक्ति है। मोबाइल से अपन कंप्यूटर पर भेजते हैं नेट के माध्यम से, तो वो भी क्या संचार युक्ति है। वीडियो भी भेजते हैं, ऑडियो भी भेजते हैं, है ना, कोई डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या आती हैं, संचार युक्ति के अंतर्गत आती हैं। उसकी जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी संचार युक्ति के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए आई, आई में कंप्यूटर की दी है परिभाषा।
कंप्यूटर ये भी आप जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, ये कह रहा है कंप्यूटर से ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय या अन्य द्रुत डाटा संसाधन युक्ति यह प्रणाली अभिप्रेत है जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय तरंगों के अभिचालन द्वारा तर्कसंगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है, और इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पादन, प्रक्रम, भंडारण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, संचार सुविधाएं भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से संयोजित या संबंधित होती हैं। तो ये कंप्यूटर की पूरी इन्होंने परिभाषा दे दी कि कंप्यूटर क्या है। भाई कंप्यूटर में जो भी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहले तो क्या होता है ये तो आप जानते हैं कि भी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय, द्रुत डाटा संसाधन युक्ति है। तो कंप्यूटर में तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो क्या होती है, चिन्ह, और चुंबकीय और प्रकाशीय, ये तीनों चीजें होती हैं, ये तो आप जानते हैं। तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय और प्रकाशीय, जिसमें क्या करते हैं द्रुत डाटा संसाधन, मतलब डाटा वगैरह, स्टोरेज वगैरह की जो सुविधा होती है, फैसिलिटीज होती हैं, ये भी आती हैं तरंगों के माध्यम से। इसके अलावा ये कह रहा है कि कंप्यूटर से जो भी चीजें जुड़ी होती है, चाहे वो नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हो, आपस में जुड़ी हो या कनेक्ट की जाती है, तो ऐसा केवल इसमें कंप्यूटर का डिब्बे का मतलब नहीं बता रहा वो केवल एक कभी ये कंप्यूटर है। इसके साथ में जो भी अटैच होते हैं साधन, जैसे आपका प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, जो सारी चीजें जुड़ी रहती हैं वो सब की सब कंप्यूटर की परिभाषा में आती है। बस इतना याद रखना है। जो भी युक्तियां वगैरह कंप्यूटर से जुड़ी रहती हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर यूज करते हो, ये तो उसका मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर होता है ना, सीपीयू कोई कंप्यूटर कहते हैं, वो कंप्यूटर होता है, मॉनिटर होता है, फिर उसके लिए आपको प्रिंटर भी चाहिए रहता है, इसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होता है। तो ये सारी की सारी जो युक्तियां जुड़ी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कंप्यूटर की परिभाषा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, उसमें भी कोई खास याद नहीं रखना। अब देखिए आगे कहता है, आई के बाद जे, यहाँ लिख लीजिए। जे कहता है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क से, इसमें पूरा के पूरा ऊपर तक का लिखा है, सूक्ष्म उपग्रह, सूक्ष्म तरंग, भौमिक लाइन, तार, बेतार या अन्य संचार मीडिया के उपयोग। तो इसमें उपग्रह, सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं जहाँ से हम सिग्नल प्राप्त करते हैं वो भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। सूक्ष्म तरंगे वगैरह, चाहे वो भूमि के नीचे से प्राप्त कर रहे हो या भौमिक लाइन हो या बेतार, जैसे वाईफाई वगैरह होता है ना बेतार, उसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हो, या फिर लाइन के माध्यम से जो पहले प्राप्त करते थे अपन, अभी भी कई जगह लाइनिंग है, तो उसके माध्यम से जब प्राप्त करते हैं वो सारी चीजें, और अन्य कोई संचार के जो भी माध्यम है वो सबके सब काय में आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा में आते हैं। दूसरा कहता है दो या अधिक अंतर संबंध कंप्यूटरों का संचालन युक्ति, ये कह रहा है कि दो आपस में जुड़े होते हैं, जो पहले मैंने बताया वो भी क्या आता है, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा में आते हैं। इसमें लिखा दो या अधिक अंतर संबंध कंप्यूटरों या संसूचना युक्ति से मिलकर बने टर्मिनलों या किसी कॉम्प्लेक्स, चाहे वह अंतर संबंधी निरंतर रखा गया है या नहीं, के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली या संचार युक्ति का अंतर संबंध अभिप्रेत है। तो नेटवर्क में वो भी आती है, एक तो अपन जो जुड़े हुए हैं वो भी आता है नेटवर्क में, चाहे अपन तार के माध्यम से जुड़े हो, चाहे अपन वाईफाई के माध्यम से जुड़े हो, किसी भी माध्यम से जुड़े हो, सारे कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा में आता है। इसके अलावा आपस में जो कंप्यूटर जोड़ करके जो एक नेटवर्क तैयार किया जाता है वो भी कंप्यूटर की परिभाषा में आता है। बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े ऑफिसों में, खासकर बैंकों में जो सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो वो सारी चीज भी, प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा में ही आती है। इसके बाद कंप्यूटर साधन और देख लीजिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर साधन है आपका के, ये साधन है काय के, कंप्यूटर। कंप्यूटर साधन में कह रहा है ये, कंप्यूटर साधन में कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा कंप्यूटर, डाटा संचरण और सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है। तो कंप्यूटर साधन में सभी चीजें आ जाती, कंप्यूटर प्रणाली आ जाती है इसमें, प्रणाली, इसके अलावा नेटवर्क भी आ जाता है इसमें, नेटवर्क भी आ जाता है इसमें। इसके अलावा ये कह रहा है डाटा कंप्यूटर संचरण का सॉफ्टवेयर, डाटा और सॉफ्टवेयर, ये भी याद रखिए, डाटा और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो आप जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोडिंग होती है ना, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं।
कंप्यूटर साधन में ये सारी सारी चीजें आती हैं, चाहे वो डाटा हो, चाहे प्रणाली हो, चाहे सॉफ्टवेयर, चाहे नेटवर्क हो, ये सब के सब काय में आते हैं, ये कंप्यूटर साधन के अंतर्गत आते हैं, जिससे कंप्यूटर चलता है ना। बगैर इन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कैसे चलेगा? आप उन कंप्यूटर अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बगैर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो सॉफ्टवेयर जो भी चीज अपन डालनी है कंप्यूटर में, सबसे पहले उसके लिए सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। अपने मोबाइल भी चल रहे हैं तो क्या है जी, बगैर सॉफ्टवेयर के तो चलते नहीं, इनमें भी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से उसी का रूप है ना। मोबाइल भी क्या है, कंप्यूटर का ही रूप है। छोटा हो गया, मोबाइल हो गया, चलता फिरता हो गया, उतनी क्षमता में नहीं है लेकिन है उसी का रूप। अब देखिए कंप्यूटर प्रणाली के हो गया एल। एल क्या है? कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर प्रणाली ही है कंप्यूटर। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कंप्यूटर प्रणाली से निवेश और निर्गम सहायक युक्तियों सहित और ऐसे कैलकुलेटरों को छोड़कर जो क्रमादेश नहीं है और जो भाप फाइलों के साथ संयोजन में उपयोग नहीं आ सकते हैं, ऐसी युक्ति या युक्तियों का संग्रह विपरीत है, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश, निवेश डाटा और निर्गम डाटा भरे गए हैं, जो तर्क, अंकगणितीय डाटा भंडारण और पुनः प्राप्ति, संचारण, नियंत्रण और अन्य। एक मिनट, ये अब कल ही पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा है ना, को आज रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, कल देखेंगे। आज काफी है, इतना रहने दीजिए आज, कल देखेंगे। ये सादा कितना हो गया ये आपका एल तक, बाकी ये कल ही देखेंगे, आज मूड भी नहीं कर रहा है।